सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की। चुनाव में हुई हेराफेरी के लगे आरोपों की देखेंगे कैसे बीजेपी नीतीश कुमार को देगी झटका। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को जानेंगे, एसआईआर में धांधली पर हुए बड़े खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन हुआ हिंसक। फसल पर 3300 रुपए प्रति टन की बजाय 3500 रुपए प्रति टन की मांग कर रहे हैं कर्नाटक के गन्ना किसान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया सुझाव, कहा पेट्रोल डीजल कारों पर बैन लगाने के बारे में सोचे सरकार, मास्क को बताया बेअसर। भारत के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के पहले दिन 157 रन आउट हुआ दक्षिण अफ्रीका। बुमराह ने लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट। खेल समाप्त होने के समय भारत ने 1 विकेट 37 रन बनाए। शेयर बाजार में तेजी, 84 अंकों की बढ़त के साथ 84,562 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 30 अंकों की उछाल के साथ 25,910 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और नतीजे हर किसी को चौंका रहे हैं। यहां तक कि खुद एनडीए के नेताओं को भी इतनी बड़ी जीत का भरोसा नहीं हो पा रहा है। चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे थे कि 160 सीटें एनडीए को मिलेंगी, बाकी की सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन बाकी की सीटों में से भी आधी से ज्यादा तो एनडीए को ही मिल गई। तो क्या रहे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सुबह से ही सभी की नजरें बनी हुई थी। काउंटिंग की शुरुआत में तो एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर दिखाई दी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग आगे बढ़ी, नतीजे एक तरफा होते चले गए। सभी एग्जिट पोल धराशायी हो गए, क्योंकि नतीजों में एनडीए 200 पार चला गया। बीजेपी को 91 सीटों पर या तो जीत मिल चुकी थी या उसके उम्मीदवार आगे चल रहे थे, तो जेडीयू के उम्मीदवार 82 सीटों पर या तो आगे थे या फिर चुनाव जीत चुके थे। चिराग पासवान के एलजेपीआर को 19 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि हमको 5 और आरएलएम को 4 सीटों पर जीत मिली है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन को करारा झटका लगा है। वाम दलों को सिर्फ 3 सीट मिली है। वीआईपी और आईआईपी का खाता तक नहीं खुल पाया है। कांग्रेस को 5 सीटों पर या तो जीत मिली है या उसका उम्मीदवार आगे चल रहा है। तो आरजेडी 26 सीटों पर मजबूत दिखाई दी। लेकिन महागठबंधन और एनडीए के बीच करीब 1 दर्जन सीटों पर बेहद कांटे की लड़ाई भी दिखाई दे रही है। इससे कुछ सीटों के नतीजे अंतिम समय पर जरूर बदल सकते हैं, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सीटों का आंकड़ा इस बार 200 के पार रहेगा, जो किसी भी एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दिया था। महागठबंधन को सबसे बड़ा झटका तो इन सीटों पर लगा जहां फ्रेंडली फाइट हुई, क्योंकि फ्रेंडली फाइट वाली लगभग सभी सीटें इंडिया गठबंधन हार गया। बात मुस्लिम उम्मीदवारों की करें तो महागठबंधन की तरफ से मैदान में उतरे सिर्फ 3 मुस्लिम ही जीतने में कामयाब हुए। 2 सीटों पर बेहद कांटे की टक्कर जरूर आखिरी समय पर चलती दिखाई दी। सबसे ज्यादा 5 मुस्लिम उम्मीदवार एआईएमआईएम की टिकट पर जीतने में कामयाब रहे। सीमांचल की करीब आधा दर्जन सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने महागठबंधन की हार में बड़ी भूमिका भी निभाई। फिलहाल इन नतीजों के बाद भी एनडीए की तरफ से ये साफ नहीं हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह के नतीजे कैसे आ सकते हैं। शुरुआती रुझानों में महागठबंधन बाजी मारता दिखाई दे रहा था और एनडीए पर भारी पड़ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिस पर कई विपक्षी नेताओं का बयान आया है। विपक्षी नेताओं ने चुनाव में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी नेताओं की तरफ से वोट चोरी और चुनावी धांधली के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये प्रतिक्रियाएं चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही हैं। तमाम विपक्षी नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जो शक था वो सच निकला। ये पूरा खेल हेरफेर की गई वोटर लिस्ट और हेरफेर किए गए ईवीएम का है। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। उन्होंने चुनाव परिणामों को सीधे तौर पर धांधली से जोड़ा। इसी तरह कांग्रेस के अजय राय ने दावा किया कि देश देख रहा है कि कैसे वो वोट चोरी कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। इन विपक्षी नेताओं ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ज्ञानेश कुमार। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो ज्ञानेश कुमार जी। उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं।
तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तो और भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर जिस राष्ट्रीय एजेंडे पर काम कर रहे हैं उसे देखते हुए इससे अलग नतीजा आना नामुमकिन था। पूरी तरह महाराष्ट्र जैसा पैटर्न। विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि चुनाव नतीजे में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत दिखाई दे रही है। अब विपक्ष के इन ताबड़तोड़ आरोपों और हमलों पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई बयान सामने आता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि विपक्ष के इन चौतरफा हमलों से चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। एनडीए की जीत सवालों के घेरे में है तो सवाल सीएम फेस को लेकर भी उठ रहे हैं। नतीजे आने के बाद एनडीए में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रार छिड़ गई है। एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे वाला खेल कर सकती है, जिसे लेकर जेडीयू की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। तो क्या बिहार में भी होगा महाराष्ट्र वाला खेल? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को देगी झटका? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सीएम पद को लेकर बहस एक बार फिर गर्मा गई है। जिस तरह इस चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से भी ज्यादा सीटें हासिल की, अब वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके बाद ये चर्चा जोर पर है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाला खेल खेलने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नतीजों को देखें तो महाराष्ट्र और बिहार में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टी को पछाड़ दिया और खुद के दम पर गठबंधन को बहुमत के करीब ले आई, जिसके बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही चुना गया। एकनाथ शिंदे से सीएम पद छीना गया। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नीतीश कुमार को भी चिंता सताने लगी थी कि इस चुनाव में उनके हाथ से भी सीएम पद न चला जाए, और अब वो सब कुछ हकीकत में होता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाएगी, और अब तो नीतीश कुमार अपने बचाव के लिए जेडीयू का सबसे बड़ी पार्टी होने का तर्क भी नहीं दे पाएंगे। इस बात का एहसास अब उन्हें भी है। ऐसे में पूरी जेडीयू को बड़ा झटका सा लगा है। चुनाव में उनके गठबंधन की जीत के बावजूद पार्टी नेता बौखलाए हुए हैं। इसकी झलक भी तब साफ दिखाई दी जब मतगणना के बीच ही जेडीयू की तरफ से अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया गया कि न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। माना जा रहा है कि इस ट्वीट के जरिए पार्टी बीजेपी को अपना मैसेज देना चाहती थी, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी ने जिस तरह बाजी मारी, उसके बाद जेडीयू भी दबाव में दिखाई दे रही है। पार्टी ने कुछ ही देर बाद अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को झटका दे देगी। नीतीश कुमार के हाथ से सीएम पद फिसलता दिखाई दे रहा है। बिहार में नीतीश को बड़ा झटका लगने के संकेत मिल रहे हैं, तो झटका बीजेपी को भी लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनके नतीजे सामने आ गए हैं। 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी को करारी मात मिली है, तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली है। क्या है उपचुनाव के नतीजे, कहां किसे मिली जीत, जानने के लिए देखेंगे रिपोर्ट। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए हैं, जिसमें बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है, 6 सीटों पर उसे हार मिली है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 4 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं आई है, तीसरे से 6वें नंबर पर लुढ़क गई। चुनाव नतीजों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की नागरोटा सीट पर बीजेपी की देवयानी राणा ने डीपीपी के आगा सईद मुंतजिर को 24,647 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं जम्मू कश्मीर की ही बडगाम सीट पर पीडीपी के आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद महमूद अल मुसावी को 4,478 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार 6वें स्थान पर आया है। वहीं राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के मोरपाल सुनम को 15,612 वोटों के अंतर से पराजित किया। तो तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट से कांग्रेस के नवीन यादव ने बीआरएस की मंगटी सुनीता गोपीनाथ को 24,729 वोटों से हरा दिया। इसके बाद पंजाब की बात करें तो यहाँ तरनतारन सीट से आम आदमी पार्टी के हरमीत संधू शिरोमणि अकाली दल के सुखविंदर कौर को 12,091 वोटों से मात दे दिए। वहीं बीजेपी के हरजीत सिंह 5वें नंबर पर आए। वहीं मिजोरम की डंपा सीट से एमएनएफ के डॉक्टर आर ललथंगलियाना ने जेडपीएम के वैनलाल सेलोवा को 562 वोटों के अंतर से हराया। बीजेपी इस सीट पर 4थे नंबर पर आई। झारखंड की घाटशिला सीट से जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन ने बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को 32,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। और ओडिशा की नुआपाड़ा पर बीजेपी के जय ढोलकिया ने कांग्रेस के घासीराम मांझी को 83,360 वोटों के अंतर से मात दी। यानी बीजेपी को हर राज्य की जनता ने खारिज कर दिया।
उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को नकार दिया तो एसआईआर को लेकर भी जनता में आक्रोश है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी सरकार इस प्रक्रिया को लेकर लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। इन सब के बीच अब एसआईआर में धांधली का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी, साथ ही बीजेपी और चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस ने UIDAI द्वारा पश्चिम बंगाल में करीब 32 से 34 लाख आधार नंबरों को निष्क्रिय किए जाने के खुलासे के बाद बीते दिन निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। टीएमसी ने आरोप लगाए हैं कि ये आंकड़े अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जीवित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए रची गई साइलेंट इनविजिबल रिगिंग की ओर इशारा करते हैं। पार्टी ने दावा किया कि UIDAI ने जारी एसआईआर के दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के सामने जो पेशकश दिया वो एजेंसी के अपने इस रुख से बिल्कुल अलग है। वो राज्यवार या वर्षवार आधार निष्क्रियकरण रिकॉर्ड नहीं रखता है। पार्टी के प्रवक्ता अरुण चक्रवर्ती ने कहा कि आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यकाल में बताया गया कि UIDAI ने 32 से 34 लाख आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं, लेकिन उसी UIDAI ने संसद को बताया था कि वो आधार निष्क्रियता का डेटा राज्यवार या वर्षवार संग्रहित नहीं करता है। फिर UIDAI CEO निर्वाचन आयोग को डेटा कैसे दे रहा है? अगर एसआईआर इसी तरह काम करता है तो हम इसके खिलाफ अदालतों और सड़कों पर लड़ेंगे। हम भाजपा को बंगाल में जीवित मतदाताओं को फर्जी प्रविष्टियों में बदलने की अनुमति नहीं देंगे। बता दें कि अरूप चक्रवर्ती ने बिहार में हाल ही में आधार से जुड़े विवाद का जिक्र किया, जिसमें कई जीवित लोगों को मृत दिखाया गया था और वो उच्चतम न्यायालय की शरण में चले गए थे। टीएमसी ने आरोप लगाया कि निष्क्रिय आधार संख्या की विशाल संख्या से पता चलता है कि मतदाता सूची के वर्तमान में जारी विशेष पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि सीएम ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रही थी कि ये प्रक्रिया वोट घोटाला करने के लिए कराई जा रही है और अब सामने आए इस बड़े खुलासे ने उनके आरोपों पर मोहर लगा दी है। एसआईआर को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार नए खुलासे किए जा रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग घिर गया है। तो खुलासे दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी हो रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के मामले में तमाम एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हैं और कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। तो क्या है वो अपडेट, जानिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली धमाके के मामले में एनआईए की टीम ने हरियाणा के नूह जिले में कार्रवाई करते हुए फिरोजपुर झिरका के अहमदबाज गांव से एक डॉक्टर और एक MBBS स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हिरासत में लिए गए दोनों युवकों के मोबाइल नंबर आतंकियों के संपर्क में पाए गए और उनकी बातचीत से भी कई अहम सुराग मिले हैं। माना जा रहा है कि ये लोग दिल्ली में हुए ब्लास्ट मॉड्यूल से किसी न किसी रूप में जुड़े हो सकते हैं। एनआईए लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, जिससे मामले में और खुलासों की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ विस्फोट से जुड़े केस की जांच कर रही दिल्ली की जांच एजेंसी ने नूह जिले के खाद विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। बता दें कि डब्बू पर आरोप है कि उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करवाया, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस नहीं था। बताया गया कि यही अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल हुआ। इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार ने कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं विपक्ष इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। अब इस मामले में आगे क्या निकल कर सामने आता है, ये देखना होगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया तो एक बार फिर किसान सुर्खियों में बने हुए हैं। लंबे वक्त से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए थे। कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान यूनियन से जुड़े लोग किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार थे, लेकिन अब खबरें हैं कि ये प्रदर्शन समाप्त हो गया है। साथ ही प्रशासन और सरकार से बातचीत में सहमति बन गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। अपनी सजा पूरी कर चुके पंजाब के सिख बंदियों को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा का धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है। कमेटी के सदस्य गुरशरण सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी केंद्र सरकार से आज डायरेक्टर्स के साथ बैठक हो गई है। हमने उन्हें अपना ज्ञापन सौंप दिया है। उनकी तरफ से यह आश्वासन दिलाया गया है कि वो दिल्ली जाकर विभाग के मंत्री तक उनकी बात पहुंचा देंगे और जल्दी इसका हल निकाल दिया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि किसान यूनियन के नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया था कि कौमी इंसाफ मोर्चा ने दिल्ली तक मार्च करने का फैसला लिया था। साथ ही किसान संगठनों ने इस मार्च को समर्थन देने का फैसला भी किया था, जिसे देखते हुए अब माना जा रहा है कि सरकार ने अपनी पोल खुलने के डर से इस सहमति को अंजाम दिया है। बता दें कि क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने बताया कि उनकी 3 मांगे हैं। पहली मांग सिख बंदियों की रिहाई, दूसरी
धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सख्त कानून बने और तीसरी मांग, सोनम वांगचुक जैसे राजनीतिक बंदियों की तुरंत रिहाई हो। अब देखना यह होगा कि सरकार इन मांगों को कब पूरा करती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। भेड़िया आया विपक्ष इस बात को कह रहा था, तो क्या आज बिहार में उसके लिए भेड़िया आ गया है? तेजस्वी और राहुल इस बार पूरी उम्मीद थी कि मैदान मार लेंगे। सोचिए, जहां पर डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, जो भी सत्ता का नेता होता था, उसे देखते ही बिहार के लोग ज़्यादातर जगहों पर मारने को दौड़ते थे और उनका विरोध करते थे। तो क्या ऐसे लोगों को वही लोग वोट भी दे देंगे? ये बात शायद आसानी से गली नहीं उतरती है। लेकिन जो भी हो, चुनाव आयोग ने तो अपना निर्णय दे ही दिया है। इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी है तो मुमकिन